तलाकशुदा अमीर पत्नी तलाक के बाद अपने बच्चों को लेने गई। फिर जो हुआ सबकी आंखें नम हो गई। दोस्तों, उस दिन सुबह के 7 बजने में कुछ समय बाकी था। रसोई की खिड़की के बाहर लगे नीम के पेड़ पर कुछ परिंदे चहचहा रहे थे, जैसे वह भी राघव को जगाने की कोशिश कर रहे हो। पर राघव को जगाने के लिए किसी अलार्म या परिंदे की जरूरत नहीं थी। पिछले 3 सालों से उसकी आंख ठीक 5:15 बजे खुल जाती थी। यह उसकी मजबूरी नहीं, अब उसकी फितरत बन चुकी थी। रसोई में लोहे के तवे पर वह परांठा सेक रहा था। सफेद धुएं की एक पतली सी लकीर छत की ओर उड़ रही थी और उसके साथ ही पूरे घर में आटो की जलने की वह चिरपरिचित गंध फैल रही थी। राघव ने चिमटे से पराठों को पलटा। किनारे थोड़े काले पड़ चुके थे। वह मुस्कुराया। 3 साल हो गए, पर वह आज भी एक गोल और सुनहरा पराठा नहीं बना पाया था। पर उसे पता था कि आदित्य को यह थोड़ा जला हुआ पराठा बहुत पसंद है। आदित्य कहता था, पापा, क्रंची वाला हिस्सा सबसे टेस्टी होता है। राघव ने गैस की लो थोड़ी धीमी की और पसीने से भीगी अपनी टी शर्ट को बाजू पर माथा पोंछा। रसोई छोटी सी थी, दीवारें तेल के छिटों से और धुएं से थोड़ी पीली पड़ चुकी थी, पर वहाँ एक अजीब अजीब सी आत्मीयता थी। सिंक में रात के 2-4 बर्तन पड़े थे, जिन्हें वह दफ्तर जाने से पहले धोने का इरादा रखता था। राघव की जिंदगी अब इसी दायरे में सिमटती थी। 7 साल पहले तक उसने कभी सोचा नहीं था कि वह एक दिन रसोई की इन 4 दीवारों के बीच खुशियां ढूंढेगा। तब उसके सपने बड़े थे। उसकी दुनिया फाइलों, प्रोजेक्ट और प्रमोशन के चक्कर में घूमती थी। पर वक्त ने उसे ठहराया सिखा दिया। उसे सिखा लिया कि जिंदगी दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों को सहाजने का नाम है, जो अक्सर हमारी भागदौड़ में पीछे छूट जाती है। तभी अंदर के कमरे से एक हल्की सी आवाज आई। राघव। राघव के कान खड़े हो गए। वह आदित्य की करवट बदलने की आवाज थी। कुछ ही पलों में वह दौड़ता हुआ आएगा। जिस करेगा उसे ब्रश नहीं करना आता, और फिर भी वही रोज वाली प्याज दरी नोक सोक शुरू करेगा। राघव ने चाय का पानी चढ़ाया और चीनी का डिब्बा ढूंढने लगा। तभी अचानक घर की घंटी बजी। राघव ठिठक गया। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दूध वाला तो 6:30 ही दूध की थैली बाहर टांग गया था। अखबार वाला भी अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका था। इस छोटे से मोहल्ले में राघव के बहुत कम दोस्त थे, और जो भी थे वह जानते थे कि सुबह का वक्त राघव के लिए किसी इताबदम के काम से कम नहीं था। उसने गैस बंद की, हाथ एक पुराने कपड़े से पोंछा और ड्राइविंग रूम की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में सोफे पर आदित्य के खिलौने बिखरे थे। एक छोटी नीली कार जिसका एक पहिया गायब था, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स और एक फटी हुई कहानी की किताब। राघव ने उन्हें किनारे किया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जैसे वक्त थम गया। बाहर की ताजी हवा के साथ एक ऐसी खुशबू कमरे में दाखिल हुई जो राघव की स्मृतियों को सबसे गहरे कोने में दफन कर गई। सामने सिया खड़ी थी। 7 साल एक लंबा थका देने वाला अंतराल। राघव की आंखों के सामने 7 साल की सारी परतें एक झटके में उखड़ गई। सिया वैसे ही थी, और फिर भी बहुत बदली हुई थी। उसने एक गहरे नीले रंग का फॉर्मल सूट पहना था, जो उसकी कामयाबी और उसके मुहद्दे की गवाही दे रहा था। उसके चेहरे पर वह मासूमियत नहीं थी जो कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी, बल्कि उसकी जगह एक कठोरता ने ले ली थी। आंखों के नीले हल्के काले घेरे थे, जो शायद रातों की जागृति या किसी गहरे तनाव का संकेत दे रही थी। उसके बालों में कभी खुले और कभी बिखरे रहते थे, अब एक सिल्की से बने जोड़े में कैद थे। पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी, उसकी नजर। वह आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी, वह सब कुछ पा लेने वाली भूख नहीं थी। उसमें एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसी तलाश जो शायद उसे पुराने मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट की दहलीज तक खींच लाई थी। राघव ने कुछ नहीं कहा। उसके शब्द उसके गले में ही अंदर ही गुटक गए, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्सा करे या सवाल पूछे या बस दरवाजा बंद कर दे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक भरा भरा हो गया। सिया ने सन्नाटा तोड़ा। उसकी आवाज में एक कंपी थी,
जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने बस इतना कहा, राघव, सिर्फ एक शब्द। बस उस पर शब्द में रात साल का बोझ था। उस रातों, उस सालों की खामोशियां वो कहने, झगड़ने और तलाक के कामकाज पर चली। और वह आखिर विदाई, सब कुछ वह एक पुकार में सिमट गया था। राघव को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे ही सिसक रही हो। वह अभी भी दरवाजे के हैंडल को कसक कर पकड़ा हुआ था, जैसे वह खुद को गिराने से बचा रहा हो। तुम यहाँ, राघव की आवाज इतनी धीमी सी थी कि खुद उसे भी मुश्किल से सुनाई दे। सिया ने एक गहरी सांस ली और अंदर की तरफ देखा। उसकी नजर उस बिखरे हुए खिलौने पर पड़ी, फिर उस फटी हुई किताब पर। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। राघव का मन हुआ कि वह कह दे, नहीं, कह दे कि अब कोई बात करने का वक्त नहीं बचा। पर उसकी तहनीज और शायद उसके भीतर कहीं छिपा वो पुराना राघव उसे ऐसे करने से रोक रहा था। उसने बिना कुछ बोले रास्ता छोड़ दिया। सिया अंदर आई और सोफे के किनारे पर बिल्कुल वैसे ही बैठी जैसी 7 साल पहले बैठती थी, थोड़ा तनकर, थोड़ा संकोच में। घर की हालत देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी सिकन आ गई। उसे याद आने लगा कि वह इस घर की सजावट को लेकर कितना झगड़ती थी। उसे यह दीवारें छोटी लगती थी, यह पर्दे के रंग पुराने लगते थे। राघव रसोई की तरफ मुड़ा। उसे कुछ चाहिए था जिससे वह अपनी घबराहट को काबू कर सके। चाय पियोगी? उसने रसोई के अंदर से ही पूछा। नहीं, बस पानी, सिया की आवाज में ड्राइविंग रूम से ही आई। राघव ने गिलास में पानी भरा। उसका हाथ कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया आखिर चाहती क्या है। 7 साल तक उसने कोई खबर नहीं ली, कोई फोन नहीं किया, यहाँ तक कि सादा दोस्त की उसका हाल नहीं पूछा। और आज अचानक सुबह सुबह वह यहाँ आ गई। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा खुला। पापा, मेरा ब्लू वाला ब्रश नहीं मिल रहा। क्या आपने उसे छुपा दिया है? आदित्य चिल्लाता हुआ बाहर आया। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। स्कूल की शर्ट उसने उल्टी पहन रखी थी और उसके छोटे छोटे पांव स्पर्श पर एक मधुर संगीत पैदा कर रही थी। वह सीधे राघव की ओर दौड़ रहा था, पर बीच रास्ते में ही उसके कदम थम गए। उसने सिया को देखा। एक अजनबी औरत को अपने घर में देखकर वह थोड़ा ठिठक गया, फिर अपनी मासूम आंखों से भरे उसे गौर से देखने लगा। बच्चों की नजर बड़ी पारखी होती है, वह चेहरे के पीछे छुपे भावों को भाप लेती है। आदित्य धीरे सिया के करीब गया। राघव पानी का गिलास हाथ में लिए रसोई के दरवाजे पर जम गया। उसका दिल बैठ रहा था। उसे डर था कि कहीं सिया कुछ ऐसा ना कर दे जो इस बच्चों की दुनिया को उजाड़ दे। आदित्य ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और सिया से पूछा, आप कौन हो? क्या आप मेरी नई टीचर हो? सिया ने आदित्य को देखा। उसकी आंखों में जैसे आंसुओं का सड़ाल उड़ल गया। वह पलकें झुलाकर भूल गई। उसका हाथ अनसाए आदित्य की तरफ बढ़ा, पर हवा की रुक गया। उसके ओठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो इस 6 साल के बच्चे के चेहरे में अपनी छवि ढूंढ रही थी। वही नाक, वही माथा और राघव जैसी गहरी सांसें। यह वो बच्चा था जिसने कभी अपना माना नहीं था, जिसे उसने एक अनचाही बोझ की तरह अपनी जिंदगी से झाड़ दिया था। आदित्य ने फिर पूछा, आप रो क्यों रही हो? क्या आपको चोट लगी है? पापा कहते हैं कि बहादुर बच्चे नहीं रोते। राघव ने तुरंत आगे बढ़कर आदित्य को अपने पास खींच लिया। उसने पानी का गिलास मेज पर रख दिया और आदित्य के कंधे को सहलाते हुए कहा, आदि बेटा, यह मेरी एक पुरानी दोस्त है। इनको चोट नहीं लगी, बस इनकी आंखों में कुछ चला गया है। तुम जाओ, जल्दी से ब्रश करो और अपनी शर्ट ठीक करो। वो ऐसे ही उल्टी। आदित्य ने एक बार फिर सिया को देखा, जैसे उसे राघव की बात पूरी करने यकीन न हुआ हो, पर वो एक अज्ञानकारी बच्चा था। उसने ओके पापा कहा और वापस अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। जाते जाते उसने मुड़कर सिया को एक प्यारी सी मुस्कान दी, जो सिया के कलेजे किसी खंजर की तरह उतर गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, पर इस बार यह सन्नाटा और ही भारी था। राघव ने सिया की तरफ देखा। उसका चेहरा अब लाल हो चुका था और वह अपने हाथों को वापस में मसल रहा था। सिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? और इस तरह अनजाने तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो?
राघव की आवाज में अब थोड़ी सख्ती आ गई थी। उसे आदित्य की सुरक्षा की चिंता थी। सिया ने पानी का गिलास उठाया, 2 घूंट पानी पिए और फिर राघव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे पता चला तुमने उस अनाथालय से बच्चों को गोद लिया है। वही अनाथालय जहां मैंने उसे छोड़ा था। राघव के कान सुन हो गए। उसने जो सुना उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? सिया की आवाज अब फूट पड़ी। राघव, वो बच्चा, वो आदित्य, वो कोई अनाथ नहीं है। वो मेरा बेटा है, वो हमारा बेटा है। राघव के हाथ से चाय का कप छूटकर बचा। उसे लगा जैसे किसी उसके सीने पर एक भारी सा पत्थर रख दिया हो। उसे वह दिन याद आया जब पहली बार उस अनाथालय में गया था। उसे याद आया वह छोटा सा बच्चा जो कोने में बैठकर अपनी ही उंगलियों से खेल रहा था। राघव ने उसे गोद लिया था। वक्त कभी नहीं सोचा था कि नियति उसके हाथ एक क्रूर मजाक करेगी। उसने आदित्य को इसलिए गोद लिया था क्योंकि उसे अपना सूनापन भरना था, क्योंकि उसे लगा था कि एक बेसहारा बच्चे को घर देकर वो अपनी जिंदगी को कोई अर्थ दे पाएगा। उसे क्या पता था कि वह उसी औरत के वंश को पाल रहा है जिसे उसे बीच राह में छोड़ दिया था। झूठ बोल रही हो ना तुम? राघव लगभग चिल्लाया। तुमने कभी नहीं कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने तलाक के वक्त एक बार भी जिक्र नहीं किया। तुम बस चली गई थी सिया। तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी आजादी चाहिए, अपना करियर चाहिए। तुमने कभी मुड़कर नहीं देखा। सिया सोफे से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर सूरज अभी भी पूरी तरह से निकल आया था, पर उसके लिए सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। मैं डर गई थी राघव। उस वक्त मुझे लगा कि बच्चा मेरी नई शुरुआत में एक बाधा बनेगा। मुझे लगा कि मैं अकेले उसे नहीं संभाल पाऊंगी। और मुझे यह भी लगा था अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम कभी भी जाने नहीं देते। मैं स्वार्थी थी। मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। मैंने उसे जन्म दिया और 3 बाद अनाथालय की सीढ़ी पर छोड़ दिया। मुझे लगा कि कोई अमीर परिवार उसे ले जाएगा, उसे मुझसे बेहतर जिंदगी देगा। सिया रुकी और जोर जोर से सिसकने लगी। पर मैं एक पल में जैसे उसे भूल नहीं पाई राघव। 7 साल तक मैंने हर रात उसे अपने सपनों में देखा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे ढूंढने में। और जब मुझे पता चला कि वह तुम्हारे पास है तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। राघव अपनी जगह पर बुद्ध बना पड़ा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। क्या वह गुस्सा करे? क्या वह सिया पर रहम खाए? या वह अपने बेटे के लिए डरे? आदित्य जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहने था, उसने चलना सिखाया। उससे वह हर बीमारी में वह रातों को जगा। वो आज अचानक एक सौदे की वस्तु बनना दिखा रहा था। एक मौका राघव ने कड़कड़ाहट के साथ पूछा, तुम्हें क्या लगता है सिया कि तुम 7 साल बाद आओगी, एक कहानी सुनाओगी और मैं तुम्हें अपना बेटा सौंप दूंगा? जिस बच्चे को तुमने कचरे की तरह सड़क पर छोड़ दिया था, आज उसे तुम अपना अंश कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है उस बच्चे ने कितने सवाल पूछे हैं अपनी माँ के बारे में? तुम्हें पता है मैंने उसे क्या जवाब दिया है? सिया ने मुड़कर राघव को देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप की आग थी। मैं उसे ले जाना नहीं आई हूँ राघव। मैं जानती हूँ कि मैं उस हक को खो चुकी हूँ। मैं बस उसे एक बार महसूस करना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसकी माँ मरी नहीं है। वो बस एक कमजोर औरत थी जो रास्ता भटक गई थी। कमजोर औरत। राघव उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज में दबा हुआ गुबार बाहर निकल रहा था। नहीं सिया, तू कमजोर नहीं हो। तुम निष्ठुर थी। तुमने जो किया वह कोई माँ नहीं कर सकती। और आज तुम यहाँ आई हो उसकी जिंदगी में फिर से जहर घोलने। वो मुझे अपना सब कुछ मानता है। उसके लिए मैं अपनी उसकी दुनिया हूँ। अगर उसे आज पता चला कि जिसे वह अपनी माँ समझकर तारों में ढूंढता है उसने उसे छोड़ दिया था, तो वह टूट जाएगा। सिया, क्या तुम मुझे चाहती हो? सिया चुपचाप हो गई। उसके पास कोई तर्क नहीं था। कमर में सिर्फ उसकी सिसकी की आवाज आ रही थी। रसोई में गैस पर चाय रखी का पानी पूरी तरह से जल चुका था और बर्तन से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे राघव का दिल अंदर से जल रहा था। राघव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। सिया, जो तुमने किया वह तुम्हारे और मेरी जिंदगी का सच हो सकता है,
पर वह आदित्य का सच नहीं बनेगा। उसके लिए तुम सिर्फ एक आंटी हो जो आज सुबह चाय पीने आई थी, और यही बेहतर है। तभी आदित्य के कमरे से फिर आवाज आई, पापा मेरा स्कूल बैग कहाँ है? वैन का हॉर्न बज गया। राघव ने अपनी आंखें कोनों से पोंछ ली और सिया की तरफ एक आखिरी सख्त नजर डाली। उसे उठो यहाँ से, उसे स्कूल भेजना है और दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत। पर सिया टस से मस नहीं हुई। उसने अपने बैग से एक पुराना मटमला सा कागज निकाला। यह उसकी जंग कुंडली है राघव, और यह वो छोटा सा ताबीज है जो मैंने उसके गले में पहनाना था। उसे थोड़ा अनाथालय वालों ने शायद तुम्हें नहीं दिया होगा। यह मेरी माँ का था। उसने वह कागज और ताबीज मेज पर रख दिया। आदित्य दौड़ता हुआ कमरे से आया। पापा चलो जल्दी। उसने सिया की तरफ देखा जो अभी भी रो रही थी। पापा आंटी अभी भी रो रही है, क्या हम उन्हें अपने स्कूल साथ ले चले? वहाँ मैंने मैम उनको चुप करा देंगी। आदित्य की इस तरह की मासूम में जैसे कमरे की सारी करवाहट को पल भर में खोज रही थी। राघव ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ ले गया। नहीं बेटा, आंटी के घर वालों उन्हें लेने आ रहे हैं, तुम चलो। सिया ने आदित्य को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जिसे बयान करना नामुमकिन था। उसे लग रहा था कि वह एक जीती जागती लाश बन गई है। वो बच्चा जिसका वो हिस्सा थी उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था। उसे लगा था कि 7 साल की उसकी सारी कामयाबी, सारा पैसा, सारा सुकून एक छोटे से बच्चे एक मुस्कुरा में सामने मिट्टी के बराबर है। जब राघव आदित्य को स्कूल वैन तक छोड़कर वापस आया तो सिया अभी भी वही खड़ी थी। राघव ने दरवाजा बंद किया और दीवार से टेक लगकर खड़ा हो गया। गई क्यों नहीं? उसने थके हुए सुर में पूछा। राघव मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगे, पर एक बात बताओ, क्या उसके तुम्हें मुझे याद किया? सिया की आवाज बिल्कुल धीमी पड़ गई थी। राघव ने मेज पर रखे उस ताबीज को देखा। हर रोज सिया, हर रोज रात को सोने से पहले वह पूछता है कि माँ कैसी दिखती होंगी। वह मुझे पूछता है कि माँ को कोई भी पराठा पसंद है। मैंने उसे झूठ बोलता था। उसकी माँ एक परी थी जो भगवान के पास पहुंचकर जरूर काम हो से हो गई है। मैंने उसे एक खूबसूरत झूठ के पालों में ताका ताकि तुम्हारी करवाइट से वह बच सके। सिया ने आपका चेहरा हाथों से छुपा लिया। मुझे एक बार, बस एक बार उसे गले लगाने दो राघव। मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। मैं अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दूंगी। मैं दूर से उसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी। बस एक बार माँ कहने का मौका दे दो। राघव ने सर झटक लिया। रिश्ते जायदाद से नहीं बनते सिया, और माँ वो नहीं है जो सिर्फ जन्म देती है। माँ वो होती है जो बच्चे की उंगली पकड़कर उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है। तुमने उस हक को 7 साल पहले ही अनाथालय की उस सीढ़ी पर ही गिरवा रखा दिया था, और अब उसे वापस पाने की कीमत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि तुम उसे चुका नहीं पाओगे। सिया ने राघव की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया था राघव अब वह पुराना नरम दिल वाला इंसान नहीं रहा। जिंदगी के थपटों ने उसे एक चट्टान बना दिया था, एक ऐसी चट्टान जो अपने बेटों की हिफाजत के लिए कभी भी समुद्र से टकरा सकती थी। ठीक है, सिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, पर यह कागज और तावीज रख लो। शायद कभी कभी उसे इसकी जरूरत पड़े। सिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। राघव ने दरवाजा खोला। बाहर की धूप अब तेज हो चुकी थी, पर राघव के घर के अंदर एक गहरा सारा अभी भी मौजूद था। सिया ने बाहर कदम रखा और एक बार मुड़कर उस छोटे से घर को देखा जिसे वह कभी नफरत करती थी। आज उसे समझ आया था, घर की दीवारों से नहीं बल्कि उन लोगों से बना जाता है जो आपके साथ खड़े हो सके, चाहे वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो। सिया सिया के जाने के बाद राघव ने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा ली। वह अभी फर्श पर बैठ गया। उसके सामने वह कागज और ताबीज पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उस ताबीज को उठाया। वह पीतल का एक छोटा सा घिसा हुआ ताबीज था। उसे देखते ही राघव को महसूस हुआ कि जिस सच को वह अब तक बोझ समझकर रखा था वह दरअसल एक गहरा बंधन था। आदित्य उसका अपना बेटा था। यह एहसास उसके अंदर एक अजीब सी बिजली दौड़ रहा था।
अब तक वह उसे एक गोद लिया हुआ बच्चा समझकर प्यार करता था, पर आज उसे पता चला उस बच्चों की रग रोग में दौड़ने वाला लहू उसका अपना है। उसे सिंह पर गुस्सा आया, पर साथ ही उसे अपनी किस्मत पर हैरानी भी हुई। कुदरत ने ऐसे उन दोनों को फिर से मिला दिया था। उसने उस ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह उस बोझ उतरने के थे जो वह पिछले 3 सालों से ढो रहा था। उसे लगा आज वह वास्तव में एक पिता बन गया है, पर साथ ही एक डर भी था। क्या सिया फिर आएगी? क्या वह कानून का सहारा लेगी? क्या वह उसके एक छोटे सा संसार को फिर से तहस नहस कर देगी? राघव उठा और रसोई में गया। उसने जला हुआ चाय का बर्तन सिंक में डाला और नया पानी चढ़ाया। उसे खुद को संभाला था। शाम को जब आदित्य आएगा तो उसे वही पुरानी मुस्कुरात हुआ पापा चाहिए था। उसे वह पापा चाहिए था जो उसके साथ क्रिकेट खेले, जो उसे जले हुए परांठे खिलाए और जो उसे रात को कहानियां सुनाकर सुलाए। राघव ने खिड़की के बाहर देखा। स्कूल बस अब तक दूर जा चुकी थी। उसने मन ही मन एक फैसला किया। वह इस सच को आदित्य को कभी नहीं बताएगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह इतना बड़ा ना हो जाए कि सच और झूठ के बीच का फर्क समझ सके। उसके उसके लिए सिया हमेशा एक पुरानी दोस्त ही रहेगी। उस सुबह की वह घंटी राघव की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आई थी, पर उस तूफान से उसे एक ऐसी सच्चाई में रोकाब कर दिया था जिसके उसके अस्तित्व मुकाबला कर दिया। उसके मेज पर रखे कागज को समेटा और उसे अपनी उस अलमारी में सबसे सुरक्षित कोने में रख दिया, जहां वह अपने जरूरी दस्तावेज रखता था। सिया के जाने के बाद में जो सन्नाटा पसरा था, वह उस सुबह के शोर से कहीं ज्यादा भयानक था। राघव रसोई के अभी फर्श पर बैठा था, जहाँ कभी वह और सिया बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाया करते थे। उसके हाथ में वह पीतल का ताबीज था जो उसे किसी भारी जंजीर जैसा लग रहा था। मेरा बेटा उससे बुदबाना था, यह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, पर उसका दिमाग इसी पूरी तरह से स्वीकार नहीं पा रहा था। पिछले दिन सालों से वह जब भी आदित्य को देखता था, उसे एक गर्व महसूस होता था कि उसने एक बेसहारा को सहारा दिया है, पर आज वह गर्व चरकबर हो गया था। उसकी जगह एक गहरी करवाहट ले ली थी। उसे सिया पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपाया। उसने उस हक से क्यों वंचित रखा जो एक पिता का होता है। और सबसे बड़ा सवाल, सिया ने उस मासूम को अनाथालय की धूल में कैसे छोड़ दिया। राघव उठा और आईने में के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों को देखा, थकी हुई सूजी हुई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं उसे माफ कर पाऊंगा? क्या यह सब आदित्य को कभी पता चलना चाहिए? उसे डर लग रहा था, अगर आदित्य को पता चला कि उसके पापा ने उसे गोद लिया है और उसकी असली माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तो वह 6 साल का बच्चा का दुनिया से भरोसा ही उड़ जाएगा। वो नहीं चाहता था कि आदित्य की मासूमियत पर हकीकत की कोई भी खरोच आए। दोपहर के 3 बज चुके थे। स्कूल बस ने हॉर्न की आवाज राघव के तंद्र से जगाया। उसने जल्दी से अपना चेहरा धोया और एक नकली सी मुस्कान ओढ़ ली। दरवाजा खोलते ही आदित्य अपनी भरी भक्कम स्कूल बैग के साथ अंदर गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी ऊर्जा थी। पापा, आज पता है क्या हुआ? राहुल ने मेरा टिफिन खा लिया, पर उसने मेरी अपनी नई वॉच दिखाई। आदित्य चाह करते हुए बोला। राघव ने उसे गोद में उठा लिया। आज उसे छूते वक्त एक अलग ही एहसास हो रहा था। यह उसकी अपनी रगों का खून था। उसने आदित्य को जोर से गले लगा लिया। अरे पापा, दम घुट रहा है, आदित्य खिलखिलाया। राघव ने उसे नीचे उतारा और पूछा, आज स्कूल में कुछ हुआ और कोई मिलने आया था? राघव के स्वर में एक अनजाना सा डर था। उसे डर था कि कहीं सिया स्कूल ना पहुंच गई हो। नहीं तो, पर वह आंटी चली गई। आदित्य ने सोफे की तरफ देखते हुए पूछा। वह बहुत सैड लग रही थी। पापा, क्या वह फिर आएंगी? राघव का दिल बैठ गया। नहीं बेटा, वो बहुत दूर रहती है, शायद ही कभी आए। उस रात राघव का मन काम नहीं कर रहा था। वो लैपटॉप खोलकर बैठा तो था, पर उसकी उंगलियां कुबड़ पर जम रही थी। उसके दिमाग में सिया का वह चेहरा घूम रहा था, वह पश्चाताप, वह आंसू। क्या कोई इंसान इतना बदल सकता है?
जो औरत 7 साल पहले सिर्फ पैसों और रुतबे के पीछे भागती थी, आज वह ममता के लिए भीख मांग रही थी। राघव को लगा कि शायद यह भी सिया का कोई नया नाटक हो। शायद उसे अपनी परफेक्ट जिंदगी में अब एक वारिस की जरूरत महसूस हो रही हो। तभी राघव के फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। हेलो राघव, मैं हूँ। राघव ने फोन कान से हटाना चाहा, पर फिर भी रुक गया। सिया, मैंने कहा ना कि दोबारा संपर्क मत करो मुझसे। राघव प्लीज मेरी बात सुनो। मैं उसे छीनने नहीं आई हूँ। मैं बस उसकी स्कूल की फीस भरना चाहती हूँ। मैंने सुना है तुम उसे बड़े इंटरनेशनल स्कूल में डालना चाहते हो, पर पैसों की वजह से नहीं डाल पाए। मैं वह सब कुछ करना चाहती हूँ राघव। उसे सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छा भविष्य मिलना चाहिए। राघव की मुट्ठियां झींच गई। तो तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैसों से मेरा और उसका रिश्ता खरीद लोगी? जिस भविष्य की तुम बात कर रही हो, वह मैंने उसे उसे पहले ही दे दिया है। एक ऐसा घर जहाँ प्यार है, सच्चाई है। उसे तुम्हारे बड़े स्कूल की जरूरत नहीं है। नहीं सिया, उसे उस पत्या की जरूरत है जो रात को उसके सिर पर हाथ रखकर सोता है। पर राघव, तुम अकेले कब तक करोगे? तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी उम्र, मैं दम तक करूंगा। राघव ने फोन काट लिया और उसे ब्लॉक कर दिया। अदालत का कमरा नंबर 4 किसी फर्दिया गुफा जैसा ठंड था। बाहर दिल्ली की तपती दोपहर थी, पर अंदर की एयर कंडीशनर और वकीलों की दलीलों ने माहौल को जमकर मजबूत कर दिया था। राघव लकड़ी के एक पुराने बेंच पर बैठा था। उसके हाथ अब से घुटे हुए थे और उसकी नजरें फर्श पर टिकी थी। उसके बगल में आदित्य बैठा था, अपनी स्कूल की वर्दी में, थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। वह रह रह कर राघव का हाथ पकड़ लेता, जैसे उस डर को भी भीड़ में उसका पिता कभी खो न जाए। सामने वाली बेंच पर सिया बैठी थी। उसके साथ वकीलों की एक पूरी फौज थी। सिया ने आज सफेद रंग की साड़ी पहनी थी, जो शायद उसकी सादगी और ममता को दिखाने का जरिया था। उसकी आंखों पर जब चश्मा नहीं था, बल्कि उसके एक दृढ़ निश्चय था। वो राघव की तरफ नहीं देख रही थी। उसकी नजरें सिर्फ आदित्य पर टिकी थी। केस नंबर 102, सिया मल्होत्रा। बनाव राघव शर्मा पेशकर की आवाज गूंजी। राघव के वकील मिस्टर खन्ना एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे, पर सिया के वकील मिस्टर सिंघानिया के साथ वह थोड़े कमजोर लग रहे थे। सिंघानिया ने अपनी दलील शुरू की। माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ कब्जे का नहीं है, बल्कि एक माँ के अधिकारों का है। मेरी मुवाकिफ सिया मल्होत्रा इस बच्चों की बायोलॉजिकली माँ, जन्म देने वाली माँ है। 7 साल पहले कुछ निजी और दुखद परिस्थितियों के कारण उन्हें यह कठिन फैसला लेना पड़ा था, पर आज वह सक्षम है, वह अमीर है और वह अपने बच्चों को यह सब दे सकती है जो यह प्रतिवादी राघव कभी नहीं दे पा गया। सिंघानिया ने राघव की तरफ इशारा किया। राघव शर्मा एक मामूली अकाउंटेंट है। उसकी तनख्वाह इतनी भी नहीं है कि वह अपने बच्चों को एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा सके। वह एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, जहाँ बच्चे के लिए ना तो अलग कमरा है और ना ही कोई सुख सुविधाएं। क्या हम एक बच्चे का भविष्य सिर्फ इसलिए दांव पर लगा सकते हैं क्योंकि उसे एक गरीब पिता ने गोद लिया है? राघव को लगा जैसे किसी ने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया है। उसे अपनी गरीबी का एहसास पहली बार इसने चुभने वाली तरीके से हुआ था। उसने मुड़कर आदित्य को देखा, जो बड़ी मुस्कुराते से इन बड़े बड़े शब्दों को सुनने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर खन्ना खड़े हुए। माय लॉर्ड, मेरे मुआकिल ने इस बच्चों को तब अनपढ़ जब दुनिया के उसने कोई नहीं था। उन्होंने इसे तब प्यार दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कानून कहता है कि कश्ती ने उन्हें अपनी चाहिए जहाँ बच्चे का हित हो, और बच्चे का हित उस पिता के साथ है जिसने उसे 3 साल पहले पाला था, ना कि उस माँ के साथ जिसने उसे अनाथालय की सीढ़ी पर लावेरी छोड़ दिया था। अदालत में कान्हा फुसी होने लगी। जज साहब ने चश्मा ठीक किया और सिया की तरफ देखा। मिस मल्होत्रा, क्या आपके पास कोई पुख्ता कारण है कि आपने उस वक्त बच्चों को क्यों छोड़ा? कानून के मुताबिक परित्याग वसन का एक गंभीर अपराध है। सिया धीरे से उठी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहरावाना था। माय लॉर्ड, मैं जानती हूँ मैंने जो किया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर मैंने यहाँ अपनी गरीबी या मजबूती का रोना नहीं रोने आई हूँ। मैंने राघव को भी यह सभी नहीं बताया, पर आज मुझे बोलना होगा।
पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। राघव ने अपनी नजरें उठाकर सिया को देखा। उसे लगा कि अब कोई नया झूठ सुनाने वाले मिलेगा। राघव से तलाक लेने के बाद जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ तो मैं खुश नहीं थी, मैं डरी हुई थी। पर फिर भी मैंने बच्चों को जन्म देने का फैसला किया। लेकिन जंग के तुरंत बाद मुझे पता चला कि मुझे पोस्टमार्टम साइकोलॉजिस्ट और एक गंभीर हृदय रोग है और हार्ट कंडीशन है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास जीने के लिए शायद बहुत ही कम वक्त है। मेरी सर्जरी होनी थी जिसके बचने की संभावना सिर्फ 10% थी। शिकायती उसने एक लंबी सांस ली। मेरे माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। राघव से मेरा रिश्ता टूट चुका था। मुझे लगा कि अगर मैं मर गई तो यह बच्चा दुनिया से अकेला रह जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि वह अस्पतालों के चट्टारों के कांटे मेरी बीमारी का साया उस पर पड़े। मैंने सोचा अगर मैं इसे अनाथालय में छोड़ दूं तो शायद इसे कोई स्वस्थ और सुखी परिवार मिल जाएगा। मैंने इसे नफरत से नहीं बल्कि एक हारे हुए प्यार की वजह से छोड़ा था। राघव का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे याद आया कि तलाक के वक्त सिया अक्सर अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत करती थी, पर उसने उसे सिर्फ एक बहाना समझा था। उसे यह नहीं पता था कि वह मौत से लड़ रही है। मैं बच गई, सिया ने आगे कहा। मेरी सर्जरी कामयाब रही, पर मुझे ठीक होने में 2 साल लग गए। जब मैं वापस आई तो मैंने पागलों की तरह अनाथालय में ढूंढा। मुझे बताया गया कि बच्चों को गोद लिया गया है। मुझे लगा कि वह किसी सुरक्षित घर में है, इसलिए मैंने दखल नहीं दिया। पर जब मुझे पता चला कि उसे गोद लेने वाला कोई और नहीं बल्कि राघव है, तो मेरे अंदर की माँ जग गई। मुझे लगा कि यह नियति है। मैं राघव को उसकी मेहनत का पैसा दे रही थी। मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ, बस मुझे मेरे बेटे के पास रहने का हक चाहिए। कोर्टरूम में एक भारी शांति छा गई। राघव का गुस्सा अब धीरे धीरे कम हो रहा था, पर उसकी जगह एक अनजाना सा डर ले रहा था। अगर सिया की कहानी सच थी तो क्या वह वास्तव में एक बुरी औरत थी, या वो सिर्फ एक मजबूत इंसान थी जिसने गलत वक्त पर गलत फैसला लिया। मिस्टर सिंघानिया ने एक और बात फोड़ा। माय लॉर्ड, हमारे पास डीएनए रिपोर्ट है। हमने राघव वर्मा के घर में चुपचाप तरीके से आदित्य के बाल का नमूना लिया था। रिपोर्ट साबित करती है कि सिया मल्होत्रा उसकी माँ है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, राघव वर्मा ही आदित्य के जैनिक पिता बायोलॉजिकली फादर है। अदालत में शोर मच गया। जज ने हथौड़ा चलाया। ऑर्डर ऑर्डर। राघव की दुनिया घूम गई। उसे पता था कि वह पिता है, पर कानूनी तौर पर यह सुनना था कि आदित्य का सगा पिता है उसे एक अजीब सी ताकत दे गया। पर मिस्टर सिंघानिया यह नहीं रुके। क्योंकि राघव वर्मा ही पिता है तो उन्होंने एक तरह से खुद के ही बच्चों को गोद लिया है। कानूनी तौर पर यह गोद लेने की प्रक्रिया अमान्य हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी उस वक्त की कानूनी स्थिति के अनुसार से सच छुपाया, या उन्हें पता था ही नहीं। इसलिए यह कश्ती का फैसला सिर्फ और सिर्फ माँ और पिता के बीच होना कि अनाथालय के कागजात के आधार पर। राघव के वकील खन्ना साहब परेशान हो गए। मामला सब पेचीदा हो गया। कस्टडी के मामलों में अक्सर माँ का पगड़ा भारी होता है, खासकर तब जब आर्थिक रूप से मजबूत हो और उसके पास कोई इमोशनल कारण हो। जज ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा। मैं सीधे बच्चों से बात करना चाहता हूँ। चंबर में राघव का दिल टूटने लगा। वह जानता था कि आदित्य मासूम है। अगर जज ने उससे पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहता है तो वह क्या कहेगा। आदित्य को तो यह भी नहीं पता था कि उसकी माँ कौन है। जज के चंबर में सिर्फ जज आदित्य और एक बाल मनोवैज्ञानिक राघव और सिया बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। गलियारों के 2 अलग कोनों में दोनों खड़े थे। सिया बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। राघव दीगार कर टेक लगाकर खड़ा था। अचानक सिया चलकर राघव के पास आई। राघव उससे बहुत धीमी आवाज में कहा, अब क्या बचा है सिया? तुमने अपना सच कह दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। राघव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी राघव। वो अस्पताल में रिपोर्ट की सर्जरी के निशान, सब कुछ सच है। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। दुख? राघव हंसकर, उस हंसी को दर्द सिर्फ दर्द था। उसने मुझे 3 साल तक उस सुख से वंचित रखा था कि मैं एक पिता हूँ।
तुमने मुझे एक अनाथालय का पिता बनाने जबकि एक सगे बेटे का पिता हो सकता था, और आज तुम कहती हो कि तुम मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुमने मेरे घर के टुकड़े कर दिए। सिया, आदित्य कल तक खुश था, आज वह डरा हुआ है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहती हूँ राघव। क्या तुम नहीं चाहते कि वह दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े? क्या तुम नहीं चाहते उसके पास अपनी कार हो, अपना बड़ा कमरा हो? राघव ने मुड़कर सिया की आंखों में देखा। उसे कार नहीं चाहिए सिया, उसे कंधे चाहिए जिस पर बैठकर वह मेला देख सके। उसे बड़ा कमरा नहीं चाहिए, उसे वह छोटा सा बिस्तर चाहिए जहां मैं उसे लोरी सुनाता हूँ। तुम आज भी वही गलती कर रही हो जो 7 साल पहले की थी। तुम खुशियों को पैसे से तोल रही हो। तभी चेंबर का दरवाजा खुला। जज साहब बाहर आए। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया, बैठाया। जज ने कहा, आदित्य कोने में बैठा एक खिलौने से खेल रहा था। वह राघव को देखकर मुस्कुराया, पर फिर सबक गया। जज ने अपनी रिपोर्ट की तरफ देखा। मैंने आदित्य से बात की है, वह बहुत ही समझदार बच्चा है। मैंने उससे पूछा कि वह अपनी माँ के बारे में क्या सोचता है। सिया ने अपनी सांसें थाम ली। उसने कहा, जज ने जारी रखा, कि उसकी माँ तारों के पास रहती है और वह एक परी है। वह उससे यह भी कहा कि अगर कोई परी जमीन पर आती है और रोती है तो वह उसे पसंद नहीं आती। उसे वह पापा पसंद है जो उसके लिए जला हुआ पराठा बनाते हैं। जज ने राघव की तरफ देखा। मिस्टर राघव, बच्चों ने आपके बारे में जो बताया वह किसी भी डिग्री या बैंक बैलेंस से बड़ा है। उसने कहा कि जज, उसे डर लगता है तो आप उसे रोज से पकड़ लेते हो और फिर डर भाग जाता है। सिया के कंधे ढीले पड़ गए। उसे अपनी हार महसूस होने लगी। कानून कहता है कि माँ का हक बड़ा है। जज ने अपनी कलम उठाई। पर न्याय कहता है कि बच्चों का सुख परिवार परी है। कस्टडी का फैसला सुनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक समझौते पर विचार करें, क्योंकि अगर मैं फैसला सुनाऊंगा तो कोई एक पूरी तरह से हार जाएगा और उस हार का उस बच्चे पर असर पड़ेगा। राघव और सीमा ने एक दूसरे को देखा। कमरे में सन्नाटा था। अचानक आदित्य उठकर आया और राघव की टांगों से चिपक गया। फिर उसने डरते हुए अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और सिया की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वह कुछ नहीं बोला, बस उन दोनों के बीच खड़ा हो गया। उस छोटे से बच्चे ने बिना कुछ कहे वो सब कुछ कर दिया जो बड़े बड़े वकील नहीं कर पाए थे। उसने एक एक पुल बना दिया था। राघव का दिल पिघल गया। उसने देखा कि सिया भी अब टूट रही थी। उसने महसूस किया कि नफरत पालना बहुत आसान है, पर किसी के घाव को समझाना बहुत मुश्किल। माय लॉर्ड, राघव ने गला साफ करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी एक को खोए, कस्टडी के पास रहे, क्योंकि उसका घर यही है। पर सिया, वह उसकी माँ है। वह सब चाहे उसके मिल सकती है। वो उसे बच्चे स्कूल से ले जा सकती है, उसके साथ वीकेंड बिता सकती है। मैं उसे वह एक हक नहीं छीनूंगा जो कुदरत ने उसे दिया है। सिया की आंखों से फुट फुट कर आंसू बहने लगे। उसने कहीं नहीं सोचा था कि राघव इतना बड़ा दिल दिखाएगा। उसने राघव को हाथ पकड़ लिया। थैंक यू राघव, थैंक यू। मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच नहीं आऊंगी। मैं बस उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। जज ने मुस्कुराते हुए अपना फैसला लिखा। यह कश्ती की जंग नहीं थी, यह एक परिवार के पुनर्जन्म की शुरुआत थी। एक हफ्ते बाद सुबह के 7 बजे थे। राघव रसोई में था, पराठा बना रहा था। वह आज भी जल गया था, पर आज रसोई में राघव अकेला नहीं था। सिया बगल में खड़ी चाय बना रही थी। उसने बहुत सरीके से एक प्रसन्न बनाना हुआ था। राघव उसके फिर पराठा जला दिया। सिया ने हल्के से डांटा, आदित्य को यह पसंद है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी आदित्य दौड़कर आया। उसने सिया को देखा और फिर राघव को। पापा, क्या सिया आंटी आज मुझे स्कूल छोड़ने चलेगी? राघव ने सिया की तरफ देखा। सिया की आंखों में वह चमक थी जो 7 साल पहले हुआ करती थी, पर आज उसमें सुकून भी था। हाँ बेटा, आज हम दोनों चलेंगे, राघव ने कहा। आदित्य खुश होकर बाहर भाग गया। राघव ने गैस बंद की और सिया की तरफ मुड़ा। सब कुछ ठीक होने में वक्त लगेगा सिया। 7 साल का जख्म एक दिन में नहीं भरता।
मैं जानती हूँ राघव। सिया ने चाय का कप मेज पर रखा। पर कम से कम आज पराठा जला हुआ है, पर कड़वा नहीं। दोनों हंस पड़े। घर की खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। नीम के पेड़ पर परिंदा चाह चाह रहे थे। जिंदगी अभी भी छोटी थी, मुश्किल अभी भी थी, पर अभी भी उस जला हुआ पराठे में सिर्फ एक पिता का संघर्ष नहीं, बल्कि माँ का प्रायश्चित और एक परिवार की नई उम्मीद का स्वाद था। माँ वही होती है जो साथ निभाती है, और पिता वही होता है जो ढाल बनकर खड़ा होता है। और आदित्य के पास आज दोनों है।